नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो मुगल बादशाह औरंगजेब है और अंग्रेजों के बीच जो पहला टकराव हुआ था, वह टकराव क्यों हुआ था और इस टकराव का परिणाम क्या हुआ था। आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला हम यह कवर करेंगे कि जो टकराव का कारण है वह कारण क्या था। फिर हम बात करेंगे घटनाक्रम का कि टकराव किस किस प्रकार से हुआ था। बात करेंगे हम फिर परिणाम की, क्या रिजल्ट आया। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करेंगे कि औरंगजेब ने क्या गलती कर दी जिसका भुगतान कहीं ना कहीं पूरे भारत को करना पड़ा। तो आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है और आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे भी प्रश्न बनेंगे, मेंस में इससे प्रश्न जरूर बनेगा। तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि मुगल दरबार है, यानी मुगल प्रशासन है, और मुगल प्रशासन में इस समय राजा है औरंगजेब। 1707 तक यह प्रशासन को संभालता है जब तक इसकी डेथ नहीं होती है। वहीं अंग्रेजों की बात करें या हम यूरोपीय कंपनियों की बात करें तो वह भारत में इस समय आ चुकी हैं और प्रभावशाली रूप से काम करना शुरू कर चुकी हैं। इनमें जो आपके अंग्रेज हैं यह भी आए हैं। आपको अगर याद हो, शाहजहां के दरबार में, इससे पहले अकबर के दरबार में भी, मतलब वहां से यह व्यापारी आना शुरू हो चुके थे। तो यह व्यापारी आ रहे थे, भारत में व्यापार कर रहे थे। इन व्यापारियों की, यानी जो यूरोपीय कंपनियां हैं, इनके जो व्यापारी हैं, इनका मेन टारगेट क्या होता था। यह कोशिश करते थे कि जो राजा है या फिर जो बादशाह है उससे लिया जाए आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र मतलब परमिशन, और परमिशन करके व्यापार किया जाए। आज्ञा किस चीज की? एक तो व्यापार करने की, दूसरा कर से छूट, यानी इन्हें कम से कम कर देना हो, इस बात की यह बादशाह से छूट लेते थे। अब यह सारा कुछ चलता था। औरंगजेब अब राजा है या फिर बादशाह है, और औरंगजेब के शासन के दौरान यह व्यवस्था कंटिन्यू चलती रही। इस समय जो सूरत का क्षेत्र है, बॉम्बे है, मद्रास है और बंगाल है, यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी ब्रिटिश जो है, वह काफी प्रभावशाली है। यानी भारत का जो तटीय क्षेत्र है, उस तटीय क्षेत्र पर यह व्यापारी काफी प्रभावी है। और मुगल दरबार कहाँ है? इनका ज्यादा प्रभाव है दिल्ली में और उसके साथ साथ आगरा में। यहीं पर दक्कन में मराठा है, और मराठा यहाँ पर शक्तिशाली है। इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कौन? औरंगजेब। अगर आप पश्चिम में देखें तो पश्चिम में राजपूत हैं, यह भी इस समय मुगलों के खिलाफ है। पूर्व में देखेंगे तो असम जैसे क्षेत्र, बंगाल जैसे क्षेत्र, यहां पर भी जो मुगल शक्ति है वह कमजोर पड़ रही है। तो कई तरफ से विद्रोह हो रहे हैं एक तो, और तटों पर, यानी जो तटीय क्षेत्र है, यहां पर यूरोपीय शक्ति विकसित हो रही है, और स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय जो बंगाल का क्षेत्र है, वहां का गवर्नर था कौन? शाइस्ता खान। यह औरंगजेब का मामा था। इसने टैक्स लगा दिया अंग्रेजों पर कि 3.5% आपको टैक्स देना होगा, उसके बाद आप व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेज चाहते थे कि वह टैक्स ना दें, क्योंकि वह यही कोशिश बार बार कर रहे थे, एक दूसरे को लड़ाना, टैक्स में छूट लेना, यही उनका टारगेट था। इस समय इनका जो गवर्नर है जोशुआ चाइल्ड, और उसका एक भाई है जॉन चाइल्ड। इसको यह लगने लगा कि जो हमारे पास नौसेना है, इसका इस्तेमाल किया जाए और कहीं ना कहीं मुगलों को ही हरा दिया जाए। अब ऐसा इन्होंने क्यों सोचा? आप यह देखिए कि पुर्तगाली भी हैं, और पुर्तगालियों को यह पराजित करते हैं, कई बार हराते हैं। पुर्तगाली शक्ति को यह कमजोर करते हैं, और कमजोर करके अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था हम कह सकते हैं एक तरीके से, या हम कहें अपनी व्यापारिक व्यवस्था यह स्टैब्लिश करते हैं, पुर्तगालियों को कहीं ना कहीं पीछे करते हैं, और उनमें बाद में यह ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं नौसैनिक रूप से। तो अब इनको यह भ्रम हो चुका था कि हम क्या कर सकते हैं, हम मुगलों को ही हरा देते हैं, और हरा देंगे हम तो फिर तो हम अपने आप से व्यापार करेंगे। अब यही इनकी भूल बन गई। 1686 में, या एग्जैक्ट अगर हम कहें तो अक्टूबर 1686 में, जो जोशुआ चाइल्ड है, इसने अपने सैनिक भेजे। ब्रिटेन से सैनिक आए यहाँ पर, और इनको लगा हम बड़े प्रशिक्षित सैनिक हैं। इन सब के बीच ही जो अंग्रेज सैनिक है और जो मुगल अधिकारी है, अब देखिए यहाँ पर शक्ति का संघर्ष है। मुगल भी अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं, और अंग्रेजों को लग रहा है कि ताकतवर अब वह हो चुके हैं। इन सब के बीच जो इनके सैनिक हैं, इनके बीच बाजार में एक दिन झगड़ा हो जाता है। अब इससे क्या हुआ, जो इनका एक कैप्टन है निकोलसन, निकोलसन क्या करता है, जो हुगली शहर है वहां पर बमबारी कर देता है। अब आप ऐसे समझिए, मुगल क्षेत्र है, मुगलों में भी क्या है, बंगाल का क्षेत्र है। बंगाल में भी कौन है? शाइस्ता खान है। शाइस्ता खान कौन है? औरंगजेब का मामा है। यह वही शाइस्ता खान है जो पुरंदर के किले में हार कर आया था, इससे, शिवाजी महाराज से। तो अब यहां समझिए आप, इसके क्षेत्र में बम मार देना
यानी कहीं ना कहीं एक तो मुगल दरबार का अपमान, दूसरा शाइस्ता खान की जो शक्ति है उसको भी चैलेंज करना, क्योंकि एक जगह वह अपमानित हो चुका था। तो शाइस्ता खान ने भी क्या किया, अपनी सेना भेजी कि भाई समझते हैं कि क्यों ऐसा करा जा रहा है। अच्छा, अंग्रेजों का मन और बढ़ा। अंग्रेजों ने क्या किया, 1688 के आसपास यह क्या करते थे, जो व्यापारी होते थे, जैसे जो समुद्री व्यापारी जा रहे हैं सामान लेके जाते हैं, इनको यह क्या करते थे, लूट लेते थे। उस समय इनका फोकस होता था कि जो पुर्तगाली नावें हैं या फिर पुर्तगाली जो शिप है उनको लूट लेना, उनके माल को लूट लेना। इन्हीं सब के बीच क्योंकि आपका गुजरात तट है और गुजरात से जाते थे हज यात्री। अब ऐसा कई बार होता था कि कोई नाव जा रही है, उसमें कुछ व्यापारी भी हैं, उसमें कुछ हज यात्री भी हैं, उसमें कुछ और लोग भी हैं, ऐसे जाते थे। इन्होंने क्या टारगेट किया, एक नाव को लूट लिया और उस नाव में बड़ी संख्या में कौन थे, हज यात्री। अब इससे समस्या क्या है, समस्या इससे यह हुई कि जो औरंगजेब है वह खुद को क्या कहता है, इस्लाम का रक्षक, जिंदा पीर। यह खुद को कौन कहलवा रहा है, औरंगजेब। तो अब उसके दरबार में या उसके प्रशासन के दौरान हज यात्री सुरक्षित नहीं है, मतलब हज यात्रियों को भी औरंगजेब नहीं बचा पा रहा है, अंग्रेज उनको लूट ले रहे हैं। अब इससे जनता का विश्वास जाएगा, दरबार का विश्वास जाएगा और औरंगजेब की जो शक्ति है उसको तो डायरेक्ट चैलेंज किया ही जा रहा है। औरंगजेब ने इसका उत्तर दिया और उत्तर यह रहा कि मुगल दरबार जहां तक है, मुगलों का प्रभाव जहां तक है, वहां अंग्रेजों का प्रभाव या अंग्रेज नहीं रहेंगे। जहां भी अंग्रेज दिख जाएं उनको या तो मार दिया जाए या कैद कर लिया जाए, यानी अंग्रेजों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। यह आदेश जारी हुआ औरंगजेब का। अब इसमें कई घटनाक्रम आप देखिए, एक, अंग्रेज बिना चुंगी के व्यापार करना चाहते हैं, दूसरा हज यात्रियों को लूटना चाहते हैं, तीसरा अपनी कोठियां बनाना चाहते हैं, अपना प्रशासनिक स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। तो हर तरीके से चैलेंज हो रहा है। अंत में औरंगजेब जवाब देता है। सूरत में, मछलीपट्टनम में, बंगाल में जितनी भी अंग्रेजों की फैक्ट्रियां हैं सबकी सब सील कर दी जाती है, सबकी सब बंद कर दी जाती हैं। जो अंग्रेज अधिकारी पकड़े जाते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर अंग्रेजों को जिस बात का सबसे ज्यादा घमंड था कि हमारे पास नौसेना है, तो औरंगजेब क्या भेजता है, अपनी नौसेना। अफ्रीका मूल का एक व्यक्ति है सीदी याकूब, यह नेतृत्व करता है और मुगलों की सेना पहुंच जाती है बॉम्बे। बॉम्बे इनका गढ़ था। तो अंग्रेजों ने जिस किले को अपना गढ़ बनाया था उसी किले को घेर लिया। किसने, सीदी याकूब ने या फिर औरंगजेब की सेना ने किले को घेर के रखा। और जो इनकी नीति रही है हमेशा से कि घेर के रखो और सप्लाई बंद कर दो, वह काम यहां शुरू किया गया। अब जब यह काम शुरू हुआ तो इनको खाने पानी की दिक्कत हो गई, खाना पानी काट दिया, पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया। 1 साल तक यह घेराव किया गया, यानी यह डिसाइड किया गया कि अंग्रेज सरेंडर करे। किले के अंदर भूख, पेचिश, बीमारियां यह सब फैलने लगी। अंग्रेजों की हालत इतनी खराब हो गई कि अब उनको लगने लगा कि सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब झुकना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने अपना दूत भेजा औरंगजेब के दरबार में। दूत का नाम क्या है, जॉर्ज वेल्डन और जॉन नैश। यह नाम पूछा जा सकता है, जॉर्ज वेल्डन और जॉन नैश। यह औरंगजेब के साथ आते हैं, पेट के बल लेटकर औरंगजेब से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे जो कुछ हुआ वह गलती थी, आप हमें माफ कर दीजिए। औरंगजेब यहां गलती कर जाता है, औरंगजेब इनको माफ कर देता है और माफ करने का परिणाम यह होता है कि ब्रिटिश थोड़े समय के लिए शांत रहते हैं। जैसे ही औरंगजेब जाता है यह दुगनी ताकत से अटैक करते हैं। इससे 2 काम हुए, एक, जो अंग्रेज हैं इनको समय मिला, समय किस चीज का, कि यह अपनी शक्ति फिर से इकट्ठी करें। दूसरा, इनको यह एहसास हो चुका था कि केवल इतनी शक्ति से हम जो भारत के राजा हैं इनको शायद पराजित नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपनी शक्ति और बढ़ानी होगी। औरंगजेब अगर चाहता तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत से नामो निशान मिटा सकता था, लेकिन अंग्रेज बड़े चालाक थे। उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने यह तय किया कि अभी लड़ने का समय नहीं है और हमारे पास शक्ति भी नहीं है, हम कमजोर हैं, तो माफी मांग लेते हैं। औरंगजेब ने माफ कर दिया। अब इसका परिणाम यह हुआ, केवल 1.5 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर लिया गया और कहा गया कि भविष्य में आप हमारे साथ झगड़ा नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं होगा, हमारे प्रति आप लोग वफादार रहेंगे। इन छोटी छोटी शर्तों के आधार पर इनको छोड़ दिया गया और यही अंग्रेज बाद में पूरे भारत पर कब्जा करते हैं। जो आपका जॉन चाइल्ड है, इसको आदेश दिया जाता है कि इसी ने झगड़ा शुरू किया था। तो अंग्रेज भी कहते हैं कि देखिए हमारी तरफ से कुछ हुआ नहीं था, एक व्यक्ति है जिसने यह सारा बवाल किया था, हम इसी को हटा देते हैं, यही सबसे गड़बड़ व्यक्ति है, हमको तो व्यापार करना है, हमको कुछ ऐसा करना नहीं है और हमसे गलती हो गई, लड़ना नहीं चाहिए था। और ये जॉन चाइल्ड जो है यही व्यक्ति है जो यह सारी गड़बड़ी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं।
भारत से बाहर जाने का उसको आदेश दिया गया, लेकिन उसकी पहले ही डेथ हो जाती है। मतलब जब तक यह आदेश एग्जीक्यूट होता तब तक वह मर चुका था। औरंगजेब ने गलती क्या की, या फिर यह गलती क्यों की? औरंगजेब को यह लग रहा था कि हमारे खिलाफ कई तरफ से विद्रोह हो रहे हैं, पश्चिम से हो रहे हैं, दक्कन से हो रहे हैं, पूरब से हो रहे हैं, हर तरफ से तो हमारे खिलाफ विद्रोह हो रहा है। और इस विद्रोह में जो सबसे बड़ी चीज है वह थी उनकी व्यापारिक आय। उनका जो टैक्स है वह टैक्स लगातार कम होता जा रहा है। लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते हैं, अब दे ही नहीं रहे हैं। उसको यह लगा कि हमको एक ऐसा पार्टनर मिल गया है या ऐसा एक ग्रुप मिल गया है जो व्यापार करेगा, और व्यापार करके क्या करेगा, हमको बहुत सारा टैक्स देगा। और इनका जो टैक्स का सिस्टम है ये बड़ा बढ़िया भी है, साफ सुथरा यह लोग टैक्स देते हैं, समय से देते हैं, तो इनसे टैक्स वसूला जाए। दूसरा, उसको यह बात भी पता थी कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी नौसेना नहीं है। हो सकता है ब्रिटेन से बड़ी नौसेना आ जाए, और जो हम यह छोटे छोटे युद्ध लड़ रहे हैं, हो सकता है ब्रिटेन इतनी बड़ी नौसेना भेज दे कि हम एक झटके में हार जाएं। जितनी भी कोशिशें हम कर रहे हैं सब की सब एक साथ खत्म हो जाए। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज अगले 70-80 साल तक शांत रहे, कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद अंग्रेज कभी पीछे ही नहीं हुए। प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा, और अपने प्रशासन को लगातार बढ़ाते गए। अब इसको आप दो एंगल से देख सकते हैं। एक, औरंगजेब की आप गलती देख सकते हैं। दूसरा, आप यह देख सकते हैं कि उस समय की परिस्थिति क्या है, औरंगजेब ने यह गलती क्यों की थी। फिलहाल ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय औरंगजेब के सामने लेट कर माफी मांगती है। उनके अधिकारी जमीन पर लेट कर माफी मांगते हैं। औरंगजेब उनको माफ कर देता है और ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ समय के लिए शांत रहती है। बाद में वह फिर से भारत में अपना व्यापार और फिर अपना वर्चस्व शुरू करती है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।